नमस्कार। मैं भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी से क्षमा चाहता हूं कि आज हमारे बीच ये जो गुफ्तगू हो रही है ये काफ़ी दिनों बाद हो रही है। आई थिंक नियरली 1 मंथ बिकॉज बिकॉज सम कोविड इशू, कुछ पर्सनल इशू थे कोविड से रिलेटेड, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया वीडियो आने में। होप अब सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ आई एम परफेक्टली फाइन, एवरीथिंग इज गुड, सिचुएशन सही हो रही है धीरे धीरे। इस बीच 1 महीने में मेरे पास बहुत सारे मेल आए, स्पेशली कि आप नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के बारे में बात कीजिए, और नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट में भी स्पेशली उनका कहना था ओरल पैथोलॉजी के बारे में हमें जानना है कि अगर हम ओरल पैथोलॉजी में एमडीएस करते हैं तो उसके बाद में क्या करना होगा, स्कोप क्या है, जॉब क्या क्या है, क्या क्या फील्ड हम एक्वायर कर सकते हैं आफ्टर दैट। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत ही सिंपल सा और स्पष्ट सी बात आपको कह देना चाहता हूं कि मैं किसी भी एक पर्टिकुलर ब्रांच को ना फेवर करता हूं और ना ही किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच को मैं ये कहूंगा कि नहीं वो ब्रांच अच्छा नहीं है। सारे ब्रांच अच्छे हैं। मैं सिर्फ ओपी के बारे में आपको फैक्ट्स बताऊंगा जो सच है आज के टाइम पे। मैं ये नहीं कहूंगा कि ओपी इज बैड और गुड, ओएस इज बैड और गुड, एनीथिंग। बस मैं ये आपको बताऊंगा कि ये सारी चीजें आप कर सकते हो और ये नहीं कर सकते हो। अगर मैं ओपी की बात करूं तो ओपी एक गोल्डन सब्जेक्ट था, बट इट्स अ 20 ईयर बैक। 20 साल पहले ओपी एक गोल्डन सब्जेक्ट था, मगर आपने अगर ओपी में एमडीएस किया है तो आपको इजीली जॉब मिल जाती थी। इसका रीजन ये था कि उस समय इंडिया में डेंटल कॉलेज जितने भी थे वो बिल्डअप हो रहे थे। नए डेंटल कॉलेज हर साल 20-25 नए डेंटल कॉलेज बन के तैयार होते थे। एटलीस्ट 10 तो ही जाते थे। हर कॉलेज में 4 ओपी के टीचर चाहिए और 10 कॉलेज बन के रेडी हो रहे हैं, तो नियरली 40 रिक्वायरमेंट होती थी प्रोफेसर्स की, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं। और उतनी प्रोडक्शन नहीं थी, मतलब उतना ज़्यादा लोग ओपी से एमडीएस करके नहीं आ रहे थे। तो मार्केट में या फिर आप कहें इस फील्ड में कम लोग थे स्पेशलाइजेशन वाले, तो बहुत ईजिली मिल जाती थी जॉब। अब सिचुएशन उल्टा हो गया है। ओपी जो है आपको उसमें स्कोप्स बहुत कम हो गए हैं। क्यों? डेंटल कॉलेज बनना बंद हो चुके हैं क्योंकि डीसीआई ने बैन लगा दिया है, इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है। आपको पिछले 10 ईयर्स पे कोई भी डेंटल कॉलेज ओपन नहीं हुआ है इंडिया में, और लास्ट 5 ईयर से तो कंप्लीटली बैंड है कि आप ओपन कर ही नहीं सकते हो कॉलेज। तो जो लोग पहले से इस फील्ड में हैं, जो प्रोफेसर्स हैं जिस कॉलेज में, वो तो वहीं पे हैं, तो सीट वैकेंट कहीं भी नहीं हुई है, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आपको चांसेस नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं पर्सनल क्लिनिक की। तो अगर आप पर्सनल क्लिनिक खोलोगे इंडिया में तो आप ओपी एक नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट है, तो आप आरसीटी करना भूल चुके होंगे। आरसीटी आपको आती नहीं, जो यूजी में आपने सीखा था वो भी आपको नहीं आएगा, क्योंकि 3 साल आपका पेशेंट से बिल्कुल दूरी बन जाएगा, क्लिनिकल पेशेंट से, तो आप वो भी नहीं कर सकते। तो आप ऑल दो हर तरीके से सिर्फ और सिर्फ डिपेंड हो किस पे, ओरल पैथोलॉजी पे। और इंडिया में बहुत कम सैंपल लिए जाते हैं ओरल पैथोलॉजी के लिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं लैब ओपन कर लूँगा इंडिया में, तो आप लैब ओपन कर सकते हैं, पैथोलॉजी लैब, बट उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक रूम लिया और लैब ओपन हो गई, आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। सेकेंड होगा कि आप फॉरेन कंट्री जा सकते हैं, तो फॉरेन कंट्री के लिए भी आपको एग्जाम पास करना होगा, फिर वहां से आपको कुछ डिग्री लेनी होगी, कुछ कोर्स करना होगा, और फिर वहां भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ओरल पैथोलॉजी जो है आज के टाइम पे इसमें स्कोप्स बहुत कम हो गए हैं। आप अपने टीचर्स को देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ अपने टीचर्स को, दे आर अर्निंग लैक्स एंड लैक्स रुपीज इन OP2। ओपी में उनका सैलरी 2 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए, ऐसे टीचर्स को मैं जानता हूँ। बट वो आज के लिए नहीं है, उन्होंने पहले ही ज्वाइन कर लिया था, आज से 20 साल पहले वो ज्वाइन कर चुके हैं, आज एचओडी हैं। मतलब ये नहीं है कि उनको देख करके आप ये चीज ले रहे हो। दुनिया में देखिए हर चीज में स्कोप होता है, ऐसा नहीं स्कोप नहीं होता है। बट अब 1 या 2 वैकेंसी आती है इंडिया में ओपी के लिए, तो क्या आपको लगता है कि यू आर दैट मच एलिजिबल कि आपका हो जाएगा उस 1 वैकेंसी में? नहीं। अगर होता है तो ओपी की कंडीशन आज ये है कि अगर आप एमडीएस करते हो ओरल पैथोलॉजी में, ठीक है, और गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिल रहा है, तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जो प्रोफेसर्स, जो सीनियर लेक्चरर की जो सैलरी होती है ओपी में, वो नॉट मोर देन 25,000 रुपीज। तो आपने 3 साल एमडीएस किया सिर्फ 25,000 रुपये महीने कमाने के लिए? नहीं किया होगा। सिंपल सी बात है, आपकी उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। आप कहीं भी सर्च कर लो, नॉट मोर देन दैट। मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जो प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर हैं, उनकी फीस, मतलब उनकी जो सैलरी वो बहुत कम है। तो कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपका बहुत इंटरेस्ट है ओपी में, जैसे ओपी को कहा जाता है ना कि ओपी का एक बहुत ही अच्छा सा स्लोगन है, वो स्लोगन ये है कि हिस्टोलॉजी
हिस्टोपैथोलॉजी इज अ गोल्ड स्टडी ऑफ डायग्नोसिस ऑफ लीजन्स। विदाउट हिस्टोपैथोलॉजी आप 100% कुछ भी नहीं बता सकते किसी लीजन के बारे में। ये बात बिल्कुल सच है, बट हमें ये भी देखना होता है कि हम कहाँ तक आ पाते हैं। मैक्सिमम जो भी वैकेंसीज आती हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, वो सब एमडी पैथोलॉजी की आती हैं, एमडीएस पैथोलॉजी की नहीं आती है। दिस इज द मेन रीजन, इसको बहुत कम है। और फॉरेन कंट्री के लिए आप सोच रहे हैं आफ्टर एमडीएस इन ओरल पैथोलॉजी, देन ऑल्सो इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि आपको बहुत इन्वेस्टमेंट करना होगा। कुछ लोग आपको बोलेंगे नहीं जॉब बहुत इजीली मिल जाती है बिना कुछ किए। सच्चाई ये है फॉरेन कंट्री की कि जॉब तो इजीली मिल जाती है, बट एज ए डॉक्टर आप वहां काम नहीं करते हैं। ये चीज लोगों को समझ में नहीं आती है। आप वहां जाकर एज ए डॉक्टर काम नहीं करते हैं, वो आपको एज ए डेंटल हाइजीन रख लेते हैं, हाइजीनिस्ट के तौर पे रख लिए। तो आपने एमडीएस इसलिए किया था कि आप जाके डेंटल हाइजीनिक का काम करो। ठीक है, सैलरी देते हैं, नो डाउट, वो आपको 1 लाख रुपीज सैलरी देंगे, बट आपने फिर अपने नाम के आगे डॉक्टर क्यों लगाया? वाई? जब आपको कोई पोस्ट ही नहीं मिल रहा उस टाइप का, तो उसका फायदा क्या हुआ? फिर आप डेंटल हाइजीनिस्ट करते आराम से जाते फॉरेन कंट्री, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये एक माइंड सेटअप लेके चलिए कि वो आपको वहां पर भी बहुत स्ट्रगल करना होगा। तो मेरे सजेशन ये है कि आप कभी भी अगर आप एमडीएस के लिए सोच रहे हैं, तो आप अगर बहुत अच्छे हैं, अब देखिए बहुत लोग आपको ये बोलेंगे कि एक नया फेलोशिप ऐड हुआ है, ठीक है, फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी। अगर आप ओपी कर रहे हैं तो फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी आपको मिलेगा करने को, ठीक है, आप उसमें फेलोशिप कर सकते हैं। तो वो फेलोशिप तो आप बीडीएस के बाद भी कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली उसमें चले जाइए बीडीएस के बाद और कर लीजिए फेलोशिप, कोई बड़ी बात नहीं। 1 साल की वो फेलोशिप होती है, बात खत्म हो गई। तो आप सोच समझ कर निर्णय लें कि आपको क्यों करना है। अगर आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ओपी में, बहुत ज़्यादा, और आपको लगता है कि यू आर द बेस्ट वन, तो फिर आप एमडीएस में रैंक लाइए अपना, ठीक है, आप रैंक लाइए 1 to 10, 1 to 20, 1 to 50 में रैंक लाइए एमडीएस में कि हाँ भाई मुझे कोई भी ब्रांच मिल सकता था, बट मैं इंडिया का बेस्ट कॉलेज मौलाना आज़ाद ले रहा हूँ ओपी करने के लिए। ठीक है, आपका रैंक बहुत अच्छा लाना पड़ेगा। आपको ओपी भी मौलाना आज़ाद से अगर करना होगा तो आपको नियरली रैंक होगा 310 के आसपास, ऑल इंडिया रैंक एमडीएस में, तो आपको ओपी मिलेगी यहाँ पे। तो अब यहाँ से आकर आप ओपी कर रहे हैं और उसके बाद भी आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और आप बहुत 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 अच्छे हैं पढ़ने में, तो आपका 1 या 2 सीट के लिए वैकेंसी आती है फॉर ऑल ओवर इंडिया। तो इसमें वैकेंसीज बहुत कम आती है, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। और अगर आप खुद का लैब ओपन करना चाहते हैं देन ऑल्सो इट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि फिर आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करना होगा। आपके पास इकोनॉमिकली फैमिली बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि हाँ मैं 2 करोड़ रुपए खर्च कर दूंगा, मैं 1 करोड़ रुपए खर्च कर दूंगा लैब में, देन इट्स ओके, देन यू गो फॉर, देयर इज नो इशू इन दैट। बट अगर ऐसा नहीं है तो मेरा सजेशन है कि आप ओपी ना लें, क्योंकि नॉन क्लिनिकल ब्रांच ही अगर आपको मिलना है और लेना है, ठीक है, तो ओपी के अलावा भी कुछ है, जैसे पीएचडी है, आप पीएचडी ले लीजिए। उसमें फ़ायदा ये है पब्लिक हेल्थ में कि उसमें वैकेंसीज बहुत सारी आती हैं, गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे वैकेंसीज आती हैं, तो आप वो ले लीजिए, वो भी नॉन क्लिनिकल में आता है। बट ओरल पैथोलॉजी में आप कंप्लीटली एक क्लिनिकल एस्पेक्ट से कट चुके होते हैं, आपको कोई लेना देना नहीं होता है क्लिनिकल एस्पेक्ट से, आप सिर्फ और सिर्फ लैब में काम करते हैं। और हमारे इंडिया में अगर आप देखिए तो खुद आप अगर एक डेंटिस्ट हैं और आपने कॉलेज में एमडीएस किया हो या बीडीएस, तो सबने किया है, तभी तो मेरी वीडियो देख रहे हैं आप, तो बीडीएस जब कर रहे होंगे, फाइनल ईयर तक जाओगे, इंटर्नशिप आप कंप्लीट करोगे, तो आप एक चीज़ नोटिस करना, आपने कितने लोगों का सैंपल सेंड किया ओपी में कि हाँ ठीक है मुझे इसमें कुछ दिख रहा है, मैं इस सैंपल को सेंड कर रहा हूँ। आपके पूरे क्लास मिल करके ना, अगर आपकी 100 की क्लास में एक स्ट्रेंथ है 100 स्टूडेंट की, तो 100 लोग पूरे इंटर्नशिप में, 10 लोगों को भी नहीं भेजोगे आप ओपी के पास, ट्रांसफ़र करोगे कि हाँ रेफर टू ओपी, हमें ये देखना है कि ये चीज़ है। तो फिर आप कहाँ से उम्मीद लगा लेते हो कि इस ब्रांच में बहुत ज़्यादा स्कोप होगा। ये मत देखिए कि हमारे टीचर्स हमें पढ़ा रहे हैं, उनका, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मेरे कॉलेज में जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी मोर देन 2 लाख रुपीज़ होगी, देयर इज़ नो डाउट इन दैट। बट अगर मैं ओपी करके चाहूँगा तो हमारे कॉलेज में आना भी तो चाहिए वैकेंसी, तभी तो वो लेंगे ना हमें, तो वैकेंसीज ही नहीं है, प्रॉब्लम ये है। और प्राइवेट कॉलेज का ये कंडीशन है कि आपको अगर ओपी करके आप एचओडी भी बन जाओगे तो आपकी सैलरी मैक्स टू मैक्स अगर जाएगी, अच्छे कॉलेज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं जिसकी फीस 5 लाख 6 लाख रुपीज़ ईयरली होती है बीडीएस में भी, उन कॉलेज को छोड़ दिए, वो 4-5 कॉलेज हैं इंडिया में सर। नॉर्मल आप कहीं भी जाओगे तो आपकी जो सैलरी होगी ना मैडम, वो 10, 15, 20, 25, इससे ज़्यादा नहीं जाती है। रीज़न वही है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितना आप इकोनॉमी जनरेट करके दोगे, सेम इकोनॉमी जनरेट का कुछ परसेंटेज ही तो आपको मिलेगा। तो यही रीज़न होता है कि ओपी में बहुत कम हो जाते हैं सैलरीज और इसकी वैकेंसीज बहुत कम आती है आज के टाइम पे।
एक गोल्डन पीरियड था ओपी का आज से 15 साल पहले कि आपने ओपी किया तो आपकी जॉब पक्की है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट आज के टाइम पे आप दोनों साइड से कटअप हो जाते हो। पहला तो आपका क्लिनिकल खत्म हो जाता है कि आप ओपी करके कोई क्लिनिक तो ओपन करोगे नहीं, और सेकंड कि वैकेंसीज ही नहीं आती है। तो मेरा सजेशन यही है कि ब्रांच बहुत अच्छा है, नो डाउट, बट इसमें स्कोप्स जो है वो बहुत कम है, सिर्फ 5% स्कोप है। आज के टाइम पे जितने भी ओपीज कर रहे हैं, ओपी से एमडीएस कर रहे हैं, उनका जो बेस्ट जॉब्स देखा जाता है, मतलब मेरे हिसाब से बेस्ट जॉब वो होता है जहां आपको सैलरी 50,000 एटलीस्ट मिले, 50,000 रुपये आप अगर अर्न कर रहे हो आफ्टर एमडीएस, तो वो ठीक है। आज के लाइवलीहुड में आप जी सकते हो कि आप एक डॉक्टर हो, आप एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होगा, तो आप उसको एक बहुत वेल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं कि आपको किसी चीज़ की कमी हो रही है, तो वो आप कर सकते हो 50,000 में। आपको ओपी में पूरे इंडिया में जितने लोग ओपी से होते हैं एमडीएस, सिर्फ आपको 4 से 5% ही लोग मिलेंगे, 4 to 5% ओनली, जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा होती है। तो इस स्कोप में इसको आप नहीं कह सकते हैं बहुत ज़्यादा स्कोप है। बाकी चॉइस आपकी है, आपको अगर पसंद है तो आप बिल्कुल कीजिए, दैट्स द डिफरेंट थिंग। अगर मान लीजिए मुझे फ्रेंच पसंद है सीखना, तो मैं सीखूंगा फ्रेंच, मैं फ्रेंच से एमबीए कर लूँ या जो भी करना है मुझे, किसी लैंग्वेज में भी होता है आज के टाइम पे, मैंने सुना है एमबीए वगैरह, तो हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं, बीए एमए एलएलबी कुछ भी कर लिए लैंग्वेज से। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, मेरा मन है तो मैंने कर लिया। तो वो अगर आपका सिचुएशन है तो आप कर सकते हैं। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये आपको अपने लाइफ के लिए करना, मतलब आपको अर्निंग प्रोसेस के लिए करना है, मुझे पैसे कमाने हैं इससे, तो फिर एक प्रॉब्लम है। तो बाकी आपके ऊपर है कि आपको लगता है कि हाँ आपको ओपी ही करना है, चाहे आपको अर्निंग हो या ना हो, देन दैट्स गुड, आप ओपी कीजिए, बिल्कुल कीजिए, जो भी आपका मन करे वो आपको करना चाहिए। बट अगर आपको स्पेशली एक नहीं मुझे अर्न करना है समथिंग, आदमी हर कोई आजकल 99% लोग मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उनका एक मकसद होता है कि हाँ मैं कुछ अर्न कर पाऊँ इसके बाद, तो प्लीज़ फिर आप ओपी में मत जाइए। बहुत ही कम लोग लेते हैं, और जो लेते हैं फिर उन्हें जॉब्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ, मैं 1 महीने से वीडियोस नहीं बना रहा था, जो मेल आ रहे थे तो मैंने बहुत सारे अलग अलग टीचर्स फैकल्टी से मैंने बात की, जो खुद ओपी के टीचर्स हैं, उनका ये था कहना, और वही मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में अपने वीडियोज़ में डाल रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।